और यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ से क्या इंपैक्ट आएगा टाटा एलेक्सी के बिजनेस के ऊपर। जैसे कि यहाँ इनसे पूछा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी का कोई इंपैक्ट है टाटा एलेक्सी के बिजनेस पे। तो हाय एवरीवन, तो आज बात करेंगे टाटा एलेक्सी की। टाटा एलेक्सी एक लार्ज कैप कंपनी है और एक ये पास में एक मल्टी बैग का स्टॉक रहा है। जिसने भी इसको 10 ईयर्स पहले बाय किया होगा उसने ऑलमोस्ट 10,000% से ज्यादा के रिटर्न्स इसके अंदर बनाए होंगे। और अगर मैं और पीछे की बात करूँ तो उससे भी ज्यादा परसेंटेज इसमें लोगों ने पैसा बनाया है। तो अभी इसके अंदर वो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अभी बाकी हैं, क्या कंपनी अभी भी आगे भी ग्रो करेगी। और कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो वो काफी हेल्दी है। इसकी मार्केट कैप जो है 46,000 करोड़ की है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका पी रेशियो 62 के आसपास है, 61.8 है अभी। और अगर आप पी रेशियो का इसका चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे इसका मीडियन पी ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स के आसपास में है और करेंटली ये अभी 62 पे ट्रेड कर रहा है। तो पी जो है मीडियन से ऊपर है। और आगे क्या आपको इस प्राइस पे बाय करना चाहिए, क्योंकि ये एक एक्सपेंसिव पी है, महंगा स्टॉक है। और अपनी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप इसको बाकी स्टॉक से भी कंपेयर करेंगे तो मीडियन पी इसका आसपास का ही निकल के आता है। देखेंगे केपीआईटी 75 के पास है, तो केपीआईटी का तो और भी ज्यादा है क्योंकि वो भी एक हाई ग्रोथ कंपनी है। तो क्या कंपनी आगे ग्रो करेगी, क्योंकि इसका करंट जो आरओसी है 47.7% का है। सुपर्ब है इसका आरओसी। इसका आरओई 41.1% का, ये भी काफी हेल्दी है। बहुत कम कंपनीज होती है जिनका आरओई और आरओसी इतना हेल्दी होता है, 40% से ज्यादा होता है। डेट टू इक्विटी 0.09 है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है और डेट फ्री कंपनी होना काफी बड़ी बात है, अपने में काफी अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पर नजर डालते हैं और अगर आप इनके सेल्स पर नजर डालेंगे तो कंपनी ने लास्ट 3 ईयर्स में काफी हेल्दी सेल्स दिखाई है। मतलब 2021 में इसने 13% की ग्रोथ दिखाई थी और मार्च 22 में इसने 35% की ग्रोथ थी सेल्स में। 2023 के अंदर 27.8% की ग्रोथ। तो कंपनी 25% से ज्यादा ग्रो कर रही है लास्ट 2 ईयर्स से। और इनका प्रॉफिट भी काफी हेल्दी है। यहाँ आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% की ग्रोथ इसने यहाँ दिखाई है। अगर आप इस वाले साल में देखेंगे 50% की ग्रोथ लगभग यहाँ पर भी है और लगभग 40% की ग्रोथ इसने यहाँ पे करी है। तो कंपनी काफी हेल्दी मोमेंटम के साथ ग्रो कर रही है। प्रॉफिट्स काफी हेल्दी हैं। सेल्स का नंबर काफी अच्छे से कंपनी का बढ़ रहा है। इनके मार्जिन्स एकदम अभी बेस्ट आर 31% के मार्जिन्स हैं। और कंपनी ने अपनी कॉन कॉल में बताया भी है कि इनके जो मार्जिन्स हैं ये आगे मेंटेन करेंगे लगभग 30% के आसपास। तो 30% का मार्जिन एक हेल्दी मार्जिन है किसी भी कंपनी के लिए। और देखेंगे उन्होंने लास्ट 5 ईयर सिग्निफिकेंटली मार्जिन्स को इंप्रूव किया है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो इसमें जो मार्जिन्स है वो इंप्रूव हो जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि जो मैन पावर लगती है इसके अंदर, क्योंकि बड़ा ज्यादा कैपेक्स इनको करना नहीं पड़ता है। सिर्फ ये इनको एक ऑफिस प्रीमाइसेस चाहिए होता है, प्लस मैन पावर चाहिए होती है जो टैलेंट ये हायर करते हैं। और उसके बेसिस पर ही इनका मार्जिन्स जो होते हैं ना उसको ये लेवरेज आउट कर पाते हैं। तो ऑपरेटिंग लेवरेज काफी इसमें अच्छा होता है। तो उस एंगल से मुझे उम्मीद है कंपनी अपने मार्जिन्स को आगे मेंटेन कर पाएगी। और अगर इनकी बैलेंस शीट पर नजर डालेंगे तो इनके रिजर्व्स जो हैं वो हेल्दी हैं। ऑलमोस्ट 33% से कंपनी ने अपने रिजर्व्स को ग्रो किया है इसी साल में। 2000 करोड़ के रिजर्व्स हैं। बोरोइंग जैसे बताया ना के बराबर है। 185 करोड़ की जो लाइबिलिटी है उसमें 182 करोड़ जो है लीज लाइबिलिटी है। ये इनकी किसी ऑफिस प्रीमाइसेस के लिए होगी या किसी और बिल्डिंग के लिए होगी। इनके फिक्स एसेट्स ग्रो किए हैं, 334 करोड़ पे हैं अभी। CWIP 7 करोड़ है। लास्ट ईयर 22 करोड़ था। तो कंपनी कोई ना कोई कैश इन वर्किंग कैपिटल रखती है, मतलब केपेक्स करती है अपनी ग्रोथ के लिए। मे बी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाती होगी या फिर किसी और प्रोजेक्ट में कंपनी पैसा लगाती है। उस एंगल से देखा जाए तो कंपनी के रिजर्व्स हेल्दी हैं, डेट फ्री कंपनी है। तो बैलेंस शीट कंपनी की अच्छी है। इनके इन्वेस्टर पोर्टफोलियो पे अगर आप नजर डालेंगे तो इनके प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है। 2 साल पहले 44.53 थी, 3 साल पहले, और अभी 43.92 है। तो लगभग 0.6% का थोड़ा सा इन्होंने सेल किया है अपनी होल्डिंग्स को। FIRDI की कन्विक्शन थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, ऑलमोस्ट 14% की थी और अभी 16% से ज्यादा की होल्डिंग है, 17% के आसपास है। पब्लिक की 38.67% की होल्डिंग है और कोई भी इसमें HNI कैटेगरी का इन्वेस्टर नहीं है। तो ओवरऑल जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो अच्छा है, डिसेंट है। और अब बात करते हैं कंपनी की ग्रोथ की। ग्रोथ के एंगल से बेसिकली देखो जो ROE ROC है वो काफी हेल्दी है। तो कंपनी के पास बिजनेस है या नहीं है वो देख लेते हैं एक बारी। तो ये कंपनी की लेटेस्ट PPT है इनकी Q4 की, और इसमें कुछ कंपनी ने अपनी लेटेस्ट डील्स के बारे में बताया है और इनकी ग्रोथ देख लेते हैं अभी। तो ये इनकी FY23 की ग्रोथ है पूरे साल की। आप देखेंगे इनका जो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है वो ग्रो किया है 32.7% से, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल और सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स में ये काम करते हैं। इनका हेल्थ केयर बिजनेस 37.6% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर, और जिसमें ये न्यू प्रोडक्ट इंजीनियरिंग करते हैं, डिजिटल हेल्थ पे काम करते हैं, रेगुलेटरी सर्विसेज पे काम करते हैं। और इनका जो मीडिया एंड कम्युनिकेशंस का बिजनेस है उसमें 18.2% की ग्रोथ है। तो नेट अगर आप पूरे साल का देखेंगे तो इनके तीनों ही जो मेजर बिजनेस स्ट्रीम्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर और मीडिया, तीनों में ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लगभग 2 इनके सेगमेंट तो 30% से ज्यादा से ग्रो कर रहे हैं और मीडिया एंड कम्युनिकेशन 18% से ग्रो कर रहा है। तो ऑलमोस्ट ग्रोथ तीनों में ही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यहाँ पे कंपनी ने अपनी की डील्स के बारे में बात की, जो डील्स इन्होंने साइन करी है लेटेस्ट एकदम। उसमें इन्होंने बताया कि एक कंपनी है एल्पाइन, और ये जापानीज कंपनी है। इस जापानीज कंपनी ने इनके साथ में एक मल्टी ईयर लॉन्ग टर्म डील
साइन करी है। ये जापानीज कंपनी के लिए एक ग्लोबल इंजीनियरिंग सेंटर GEC सेटअप करेंगे सॉफ्टवेयर लेड इनोवेशन के लिए, इंजीनियरिंग के लिए और उनके फ्यूचर मोबिलिटी के लिए। तो बेसिकली ये एक मल्टी ईयर डील इनको मिली है जापानीज कंपनी की तरफ से। एक टाटा एलेक्सी को चूज किया गया है स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर लेफ्ट शिफ्ट SDV सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स के लिए, और ये एक लीडिंग यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो व्हीकल्स बनाती है, उसने इनके साथ ये मल्टी ईयर डील साइन करी है। और तीसरी जो डील है इनको जो मिली है वो एक लीडिंग मिडिल ईस्ट टेलीकॉम कंपनी है, उसने इनके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है डिजाइन लेड कंसल्टेंसी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, नेक्स्ट जनरेशन एप्लीकेशंस अराउंड 5G, हेल्थ केयर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड कनेक्टेड डिजिटल सर्विसेज। तो ये भी थर्ड डील है इनकी। ये जापानीज कंपनी के साथ है, ये यूरोपियन कंपनी के साथ है, ये मिडिल ईस्ट में है। और ये जो फोर्थ डील है इनकी, ये भी वर्ल्ड की लीडिंग टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है एक, उसने साइन करी है इनके साथ 5G ब्रॉडबैंड के लिए, सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस बनाने के लिए। 4 डील्स इनकी ये है। और फिफ्थ डील की बात करी जाए तो ये है टाटा एलेक्सी हैज वन $multi-million डिजाइन डिजिटल डील। तो $multi-million की इनको डील मिली है एक डिजाइन डिजिटल के लिए, जो कि कंज्यूमर रिसर्च, इनसाइट्स और नेक्स्ट जनरेशन कंज्यूमर डिवाइसेस और एप्लीकेशंस के लिए है, और ये वर्ल्ड की लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ है। तो इनको 5 एक बहुत बड़ी डील्स मिली है जो उन्होंने यहाँ पे डिस्क्लोज करी है। और ये जो पांचों की पांचों डील जो है काफी लॉन्ग टर्म की है, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ हैं, जिससे इनको एक हैवी रेवेन्यू आएगा आने वाले सालों में, एक रिकरिंग रेवेन्यू आएगा। प्लस जो इनके टॉप कस्टमर्स, जो इनके अभी भी कस्टमर्स पहले से ही हैं, टॉप 20 कस्टमर्स जिनके साथ में रेगुलरली काम कर रहे हैं ऑटोमोटिव सेक्टर में, हेल्थ केयर में और मीडिया एंड कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर, तो वो तो ऑलरेडी हैं ही, उनसे इनको रिकरिंग रेवेन्यू आता है। प्लस ये बड़ी डील्स की इन्होंने बात करी, कुछ छोटी डील्स भी रही होंगी जो इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखी है, कुछ ना कुछ इनको रेगुलर छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स मिलते रहते होंगे, वो भी इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं। तो बेसिकली जैसे इन्होंने एक अपनी कॉन कॉल ने बताया, इन्होंने इसरो के साथ में काम किया है, और इसरो के साथ काम करना बहुत बड़ी बात है उनके लिए। उन्होंने एक प्रोजेक्ट जो एक गंगायान जो एक प्रोजेक्ट था उसके लिए काम किया था, तो वो भी इन्होंने कॉन कॉल ने बताया है। तो नेट कंपनी को अच्छी डील्स मिल रही है, तो उसको देखते हुए इनका फ्यूचर मुझे थोड़ा ब्राइट लगता है। तो अब बात करते हैं कंपनी की कॉन कॉल की। कंपनी की कॉन कॉल में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो कंपनी ने बताए हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक लेटेस्ट कॉन कॉल है 18 मई की कॉन कॉल है, और कंपनी के CEO है, उन्होंने सारे आंसर्स किए हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि इनका जो बिजनेस है वो मीडिया, हेल्थ केयर वगैरह से आता है, तो उन्होंने ये बताया कि इनकी जो ग्रोथ है वो रिवाइव हो रही है धीरे धीरे, इनको स्ट्रॉन्ग डील्स की पाइपलाइन है, इनको क्वेरीज आ रही हैं पाइपलाइन में, इनकी डील्स चल रही हैं, तो वो डील्स अब साइन होंगी, तो हो सकता है वो Q1 का जो अब इनका रिजल्ट आएगा या नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर जो रिजल्ट आएगा वहाँ पे हमें वो डील्स के बारे में जानने को मिले। और इनके CEO का कहना है कि वो पर्सनली एक्साइटेड है जो अपॉर्चुनिटीज इनको मिल रही हैं ऑटोमोटिव और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के अंदर, क्योंकि जो स्केल और जिस रेट से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर, आप खुद ही जानते हो, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसमें रेगुलेटरी है, कंप्लायंसेस है, सस्टेनेबिलिटी है, कस्टमर की जो प्रेफरेंसेस इवॉल्व हो रही हैं, तो उन सभी के चलते प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। अगर आपने KPIT वाला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ आता होगा कि कैसे EV सेक्टर इवॉल्व हो रहा है। तो सेम तरीके टाटा एलेक्सी भी ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए काम करता है कुछ पोर्शन में, तो कुछ डील्स इनको भी मिलती हैं, तो उस एंगल से इनकी भी ग्रोथ वहाँ पे इनको अच्छी उम्मीद है, अच्छी ग्रोथ आने वाले सालों में और देखने को मिलेगी। और इनको बिलीव है कि ये एकदम सही जगह पे सही काम कर रहे हैं, राइट कैपेबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं। उनकी जो कॉन्वर्सेशंस है वो ग्लोबल ऑटोमोटिव प्लेयर्स के साथ अभी चल रही है ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के लिए, तो वहाँ पे भी इनको अच्छी उम्मीद है। यहाँ पे इन्होंने अपनी वही जापानीज डील के बारे में बताया जो हमने पीछे डिस्कस करी है, और ये यूरोपियन डील है इनकी, ये वही इनकी मिडिल ईस्ट वाली जो डील हमने डिस्कस करी है अभी, जो इनको मिली है कि 5G के लिए। और यहाँ पे कंपनी कहती है जो इनका हेल्थ केयर का बिजनेस है वो अब वापस से जो उसके ऊपर एक रेगुलेटरी इम्पैक्ट था जिसकी वजह से थोड़ा बिजनेस में इम्पैक्ट आ रहा था, तो वो अब वापस से रिवाइव हो रहा है, और इनके जो एग्जिस्टिंग काम है, जो रेवेन्यू है, वो बिजनेस वापस से रिकवर हो रहा है। तो कंपनी को उम्मीद है कि उसमें भी स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन ऑफ डील्स है जो इनको मिलेगी आने वाले दिनों में। और यहाँ पे कंपनी ने अपने टॉप 20 कस्टमर्स के बारे में बताया। कंपनी जिस तरीके से उनके ऊपर राइटली फोकस्ड है, और कंपनी का फोकस है कि उनके साथ साथ जो नई डील्स हैं उस पर भी फोकस करती जाए, और एक मल्टी ईयर डील्स का उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो भी इनिशिएटिव्स इनको लेने हैं, जो भी काम इनको मिलता है, जो भी प्रोडक्ट्स ये क्रॉस सेल अपसेल कर सकते हैं उनको, तो इनका क्लियर फोकस है अपने करंट कस्टमर्स को नए प्रोजेक्ट्स उनसे लेना, प्लस एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर और शेयर कैप्चर करना मार्केट में। तो मैनेजमेंट काफी सही डायरेक्शन में चल रहा है, मैनेजमेंट का फोकस है मार्केट के अंदर अलग अलग डोमेन को कैप्चर करने में। और यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि टाटा टेक्नोलॉजी के IPO से क्या इंपैक्ट आएगा टाटा एलेक्सी के बिजनेस के ऊपर। तो कंपनी ने ये बताया कि टाटा टेक्नोलॉजी जो है वो ऑलरेडी एक वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी है, उनका जो मेजर पोर्शन आता है बिजनेस का वो टाटा मोटर्स लिमिटेड प्लस जैगुआर लैंड रोवर से आता है, और टाटा टेक्नोलॉजी जो है वो ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर काम करती है, जबकि टाटा एलेक्सी जो है वो एम्बेडेड इंजीनियरिंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर पे काम करती है। तो बेसिकली दोनों का बिजनेस काफी डिफरेंट है, दोनों के क्लाइंट्स काफी डिफरेंट है, दोनों सेटअप वेल सेटल्ड कंपनी है, दोनों के क्लाइंट्स पहले से ही पुराने क्लाइंट्स है। तो ऐसा नहीं है कि टाटा टेक्नोलॉजी कोई नई कंपनी है और नया बिजनेस शुरू करेगी, नए क्लाइंट्स लेगी, नहीं। तो दोनों ही वेल स्टैब्लिश कंपनीज हैं और कोई भी ओवरलैप नहीं है बिजनेस के अंदर, तो कोई इंपैक्ट नहीं है, जीरो इंपैक्ट है टाटा टेक्नोलॉजी के आने से। वो सिर्फ एक मार्केट में IPO लेकर के आएंगे, सिर्फ यही एक नया चेंज है, उसके अलावा बिजनेस दोनों के अलग अलग है।
और एक और चीज जो मैं केपीआईटी वाली वीडियो के अंदर आपको बताना भूल गया था, तो टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ अगर आएगा भी ना, तो केपीआईटी जैसे शेयर्स पे भी या टाटा एलेक्सी जैसे शेयर्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। टाटा टेक्नोलॉजी का अपनी एक मार्केट है, लोग कहते हैं उसके आने से उसका पीई रेशियो कम होगा, केपीआईटी का पीई रेशियो ज्यादा है, टाटा एलेक्सी का पीई रेशियो ज्यादा है, तो मार्केट इनका पीई रेशियो कम करने की बजाय टाटा टेक्नोलॉजी का पीई बढ़ा भी सकता है। तो उसके लिए मार्केट कैसे प्ले करेगा वो बात की बात है। उस चक्कर में आप अपने एग्जिस्टिंग अच्छी होल्डिंग्स को बेचो नहीं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं केपीआईटी का शेयर हम बेच देंगे या टाटा एलेक्सी का शेयर बेच देंगे क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजी खरीदने का मौका मिलेगा। ये सब मुझे लगता है कि जितने भी फंड हाउसेज हैं उनकी स्प्रेड करी हुई न्यूज होती है स्टॉक्स को, पैसे को गिराने के लिए, उनके भाव को तोड़ने के लिए। तो आप उन सब जितने भी रूमर्स है उस पर ना जाएं। जब भी टेक्नोलॉजी का आईपीओ आएगा टाटा टेक्नोलॉजी का, तब जैसे भी प्ले आउट होगा उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लेना। अभी वो सब मुझे लगता है एक दूर की बात है, उन सब चीजों में आपको पढ़ना नहीं चाहिए। आपके पास में अच्छे शेयर्स हैं, आप उन्हें होल्ड करके बैठो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये सब ग्रोथ कंपनीज है आपके सामने। जैसे मैंने आपको बताया इतनी सारी डील्स इस कंपनी को मिल रही हैं, अभी 5 डील हमने डिस्कस करी, प्लस आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ और भी सेक्टर में काम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ से पूछा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी का कोई इंपैक्ट है टाटा एलेक्सी के बिजनेस पे, तो कंपनी ने यही बोला कि कोई इंपैक्ट नहीं है। रीजन बीइंग जो चैट जीपीटी है वो बेसिकली काम करता है किस पे, जो भी बिजनेसेस ऑटोमेट हो सके इजीली, बट जहां पे भी डोमेन फोकस्ड प्रॉब्लम्स होती है वहां पे चैट जीपीटी काम नहीं कर सकता। वहां पे ऑफकोर्स इंजीनियर्स काम करते हैं या फिर और ह्यूमन ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर। इसीलिए चैट जीपीटी जो है वो एक यूजफुल टूल है रिपीटेड काम कराने के लिए, बट ना कि चैट जीपीटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो डिटेल में इन्होंने बताया, आप इसको पॉज करके पढ़ लेना। बहुत सिंपल सा एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है, बट नेट कोई इंपैक्ट नहीं है चैट जीपीटी से। तो इससे एक आंसर ये भी क्लियर होता है कि बाकी की जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है उन पर भी कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, बट हाँ जो शेयर्ड सर्विसेज क्रिएटिव सर्विसेज का काम करती हैं उनके ऊपर थोड़ा इंपैक्ट रहेगा। जो कंपनीज ऑपरेशंस का बिजनेस एज अ बीपीओ ज्यादा काम करती हैं उन पर थोड़ा इंपैक्ट रहेगा। अभी तक हमने इनके 3 बिजनेसेस देखे हैं, 3 कैटेगरी, जिसमें ऑटोमोटिव है, मीडिया एंड हेल्थ केयर है और कम्युनिकेशंस हैं, तो 3 हो गए। और जो 4th कंपनी का फोकस है डिजाइन बिजनेस का है, जिसमें कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन के ऊपर फोकस कर रही है, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर कंपनी काम कर रही है। तो नेट कंपनी का फोकस यहाँ पर भी अपने बिजनेस को इंक्रीज करने का है, और इन्होंने अच्छे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर डिलीवर किए हैं, और यहाँ पर भी इनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं मैन्युफैक्चरिंग स्पेस के अंदर। प्लस इन्होंने इसरो के लिए काम किया, जैसे आपको शुरुआत में मैंने बताया था। तो जो गंगायान प्रोजेक्ट था उसके अंदर इन्होंने इसरो के लिए एक फैंटास्टिक काम किया था, इन्होंने बताया यहाँ पर। और इसरो के लिए काम करना अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि इसरो अपने आप में काफ़ी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर जो स्पेस रिसर्च का काम करती है। तो उसके साथ काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो उस एंगल से आप लगा सकते हो कि जो टैलेंट है टाटा एलेक्सी के पास वो काफ़ी सॉलिड है, और आने वाले दिनों में उम्मीद है कि इनको शायद और भी ऐसे बिजनेसेस मिलें। और एक और डोमेन में जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है वो है एडटेक, स्पेशली रिकमेंडेशन इंजन्स, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का टाइम है। सोशल मीडिया पे ऊपर जो भी आप वीडियोस देखते हो, जो भी उसमें एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, वो एक बहुत बड़ा एक मार्केट है उसको लेकर के। तो कंपनी उसमें भी ऑटोमेशन और बाकी सारी चीज़ों को फोकस कर रही है कि किस तरीके से ये वहाँ पे अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, इनको नए प्रोजेक्ट्स वहाँ मिल सकते हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं। तो कंपनी हर एक अच्छे डोमेन के अंदर एंटर कर रही है। जैसे अभी हमने यहाँ देखा था कि ये डिजाइन बिजनेस के अंदर जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, यहाँ पे ये एडटेक में है, ऊपर से ऑलरेडी इनके पास में 3 बड़े डोमेन पे ये काम करते ही हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए इस कॉन कॉल के अंदर मुझे एक चीज़ समझ आती है कि जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी स्मार्ट है, और वो बेसिकली काफ़ी अच्छे डोमेन्स को टारगेट कर रहा है जहाँ पे इनको अच्छा रेवेन्यू मिले, अच्छे मार्जिन्स मिले। प्लस टाटा की कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो एक बेसिक सी चीज़ जो मैंने हमेशा नोटिस करी वो ये है कि यहाँ गवर्नेंस काफ़ी अच्छी रहती है, काफ़ी स्ट्रांग रहती है। लॉन्ग टर्म में आपको गवर्नेंस फेलियर या गवर्नेंस के अंदर कुछ प्रॉब्लम बहुत रेयरली कभी सुनने को मिलती है। तो उस एंगल से भी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, कंपनी एक अच्छे ग्रुप का पार्ट है, बहुत अच्छा इनका हेल्दी एक ROE और ROCE है। कंपनी के प्रॉफिट्स काफी सिग्निफिकेंटली ग्रो किए हैं, डेट फ्री कंपनी है, इन्वेस्टर्स की अच्छी होल्डिंग है इसके अंदर, और इनको जो भी बिजनेसेस मिले हैं जो हमने डिस्कस किए, अभी इनको 5 बड़ी डील्स मिली हैं, प्लस जो छोटी डील्स हमने भी यहाँ डिस्कस करी हैं डिजाइन स्पेस के अंदर, एडवर्टीजमेंट स्पेस के अंदर, प्लस जो इन्होंने इसरो के साथ काम किया है, वो सारी चीजों को देखते हुए इसका फ्यूचर मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है। बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, क्योंकि सारी मल्टी ईयर बड़ी डील्स हैं, अगर आप करंट में इसका चार्ट देखेंगे, अगर आप पोजीशन बनाने की सोचते हैं, तो मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं सिर्फ आपके साथ इनकी जो भी नॉलेज इनकी बुक्स में है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको बाय करना है, सेल करना है, आप अपना डिसीजन खुद लेंगे, पैसे आपके हैं तो डिसीजन भी आप खुद लेंगे। तो करंट जो इनका रेट चल रहा है अभी स्टॉक का वो है 7500 के आसपास, और इसने टॉप बनाया था लास्ट ईयर 10,726 पे। तो ऑलमोस्ट अभी जो स्टॉक है उसमें अपसाइड अगर आप देखेंगे तो अभी भी इसमें अपसाइड है ऑलमोस्ट 40% के आसपास की। ये देखें आप 44-45% के आसपास इसमें अपसाइड है। ठीक है, स्टॉक प्राइस 7900 तक गया था, उसमें दोबारा 5% की गिरावट यहाँ पे अभी आई हैगी।
तो अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप मेरे अकॉर्डिंगली इसी भाव से बना सकते हैं। रीजन बीइंग मैं आपको बताऊं क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट्स इंप्रूव हो गए हैं, मार्केट अब बुल रन की तरफ जा रहा है, प्लस कंपनी की बुक्स अच्छी हैं, कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, उसको देखते हुए आप अपसाइड 44% यहाँ मत देखो, आप ये देखो कि 5 ईयर्स 10 ईयर्स में ये प्राइस यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि अच्छी ग्रोथ कंपनी है तो ऑफकोर्स अपने ऑल टाइम हाई को कभी ना कभी तो दोबारा ये ब्रेक करेगा ही करेगा अपनी ग्रोथ को देखते हुए, तो प्राइस उससे भी ऊपर जाएगा। प्लस अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ये कंपनी बहुत रेयरली ब्रेक करती है। यहाँ देख रहे हैं इसने जब ये 200 डे को ब्रेक करके आया, क्योंकि तब मार्केट के सेंटीमेंट्स अलग थे, प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी, हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट था, उसके बाद में इसने प्राइस जो है नीचे आना शुरू हुआ और फिर वापस से भी देख रहे हैं आप ये 6 महीने के अंदर प्राइस रिकवर कर गया, 6-8 महीने में 200 डे के नीचे रहने के बाद इसने अच्छी अपॉर्चुनिटीज दी लोगों को यहाँ पे एक्यूमुलेट करने के लिए। और अगर इसका पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे तो इसने बहुत कम, इसने देख रहे हैं आप पिछले 2 सालों का अगर आप देखेंगे तो 200 डे को ये स्टॉक प्राइस नीचे ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। सेम चीज़ आपने केपीआईटी के शेयर में देखी होगी। तो ये अच्छी कंपनीज हैं, ग्रोथ ड्रिवन कंपनीज हैं, ये 200 डे को इजीली ब्रेक नहीं करती हैं अनलेस अनटिल मार्केट में कुछ ज़्यादा सेंटीमेंट्स खराब हो, प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा हो, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई हो, रशिया और यूक्रेन वॉर्स ऐसी, तो उस सिनेरियो के अंदर इसमें ज़्यादा देखेंगे कुछ स्टॉक प्राइस गिरता है। अदरवाइज स्टॉक प्राइस अपने एक नॉर्मल मोमेंटम के साथ चलता है, अच्छी ग्रोथ के साथ चलता है, बट स्टिल कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी साइड से। आप अगर बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर ही आप स्टैगर्ड वे में बाय कर सकते हैं, स्मॉल क्वांटिटीज में। और जो लोग ऊपर के भाव में यहाँ कहीं फंसे हुए हैं, काफी लोग ऐसे होंगे जो यहाँ के भाव में फंसे होंगे, तो जिस हिसाब से मैंने आपको कंपनी का ग्रोथ अभी दिखाई, जिस हिसाब से इनको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, आप टेंशन ना लें, आपको थोड़ा टाइम और वेट हो सकता है करना पड़े, बट स्टॉक प्राइस वापस से अच्छा रिकवर करेगा, थोड़े से पेशेंस और आपके टेस्ट करेगा, बट लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स बना करके मिलेंगे। और जो नीचे के भाव पे जिन्होंने परचेज किया उनको तो ये लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करना चाहिए, काफी अच्छी कंपनी है, अपवर्ड एवरेज भी कर सकते हैं। तो नेट चार्ट को देखते हुए मुझे ये लगता है कि भाव सही लेवल पे है, थोड़ा सा और नीचे करेक्ट होगा तो ऑलमोस्ट आप देख लें 5-10% शायद और नीचे आ जाए, 70-200 के लेवल पे आ जाए कभी, अगर दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा हो उसमें, तो आप 70-200 के लेवल तक इसमें वेट कर सकते हैं। लेकिन स्टैगर्ड वे में आप बाय करेंगे तो आपका एवरेज नीचे आते आते ठीक हो जाएगा। एक अच्छा एवरेज बनाने के लिए हमेशा स्टैगर्ड वे में बाय करना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में अभी जैसे और सेंटीमेंट्स इंप्रूव होंगे तो उम्मीद है कि स्टॉक और अच्छा करेगा, इनके अगर Q1 के रिजल्ट या आने वाले रिजल्ट और अच्छे रहे तो स्टॉक प्राइस आपको अच्छी ग्रोथ देगा। बट स्टिल आप अपना एनालिसिस एक बार खुद करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करें, तभी कोई बाय सेल का डिसीजन लें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप मेरे काम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और मेरे चैनल पे आपको और भी स्टॉक्स की वीडियोस मिल जाएंगी जो सभी डिटेल्ड वीडियोस है, सब में मैंने डिटेल में इसी तरह से सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, कंपनी के कॉन कॉल, कंपनी के बुक्स, जो भी सारी डिटेल्स अवेलेबल है NSE की साइट पर, और ये सभी स्टॉक्स आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कंसिडर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।